हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट हिंदी शिक्षा हो जाता है, इसके जो विकल्पीय टाइप क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि सीरियल वाइज चीजों को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने अगर अभी चैनल पर विजिट किया है और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होता है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है और आप क्लास ज्वाइन कर पाते हैं और तैयारी अच्छे से अच्छे कर पाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक चीज कहना चाहेंगे कि जैसे आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है, तो आपको लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कुछ लोग कहेंगे कि हम क्या करेंगे, हम आप लोगों को एक शॉर्टकट देंगे, शॉर्टकट से आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, शॉर्टकट से आप सक्सेस हो पाएंगे। तो कभी भी कोई शॉर्टकट होती ही नहीं, किसी भी चीज की कोई शॉर्टकट नहीं होती है। शॉर्टकट क्या होता है? सिर्फ धोखा होता है। तो जैसे कहते नहीं है कि एक पिंजरा होता है और या चूहेदान जिसको कहते हैं आप आम बोलचाल की भाषा में, क्या होता है? चूहेदान। तो इसमें क्या होता है? पनीर का टुकड़ा लगाया जाता है और चूहा क्या समझता है कि ये पनीर का टुकड़ा हमको ऐसे ही मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। लेकिन रियल में क्या होता है कि वो धोखा होता है। धोखा ये होता है कि उसको तो चूहेदान में यानी पिंजरे में फंसाना होता है, उसको पकड़ना होता है, इसलिए उस पनीर के टुकड़े का लालच दिया जाता है। लेकिन वो बेचारा चूहा, उसको क्या पता कि हम धोखे का शिकार हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप धोखे का शिकार ना होइएगा। अगर आपसे कोई ऐसा लालच देता है तो भाई तू कर ले, जाके तू कर ले। अगर तुझको शॉर्टकट आता है तो तू सक्सेस हो जा, मुझे अनसक्सेस ही रहने दे, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो। और रहा सवाल इसका, सक्सेस होने के लिए भाई क्या करना है? हमें हार्डवर्क करना है, मेहनत करनी है, हमें चारों सेमेस्टर निकालने हैं, सीटेट क्लियर करना है, उसके बाद हमें सुपर टेट क्लियर करना है। सिंपल सी बात है, सीधा रास्ता है, इसमें बहकाने की क्या बात है? हम इधर उधर क्यों जाए? हम टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हम क्यों चुने? हमको जब पता है कि डीएलएड के 4 सेमेस्टर निकालने हैं, सीटेट निकालना है, सुपर टेट निकालना है और हम शिक्षक बन जाएंगे। और लोग क्या कहते हैं कि ऐसे नहीं, बहुत लोग आपको बहकाने वाले मिलेंगे कि नहीं, हम आपको क्या करेंगे कि आपने इतना कर लिया, इनफ है, हम आपको शॉर्टकट से जॉब दिलाएंगे, हम आपको शॉर्टकट से ऐसा करेंगे। तो कुछ भी नहीं है। तो आप लोग इन लोगों से सावधान रहिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। और फ्रेंड्स, कुछ चीजों पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, जो संयुक्त अक्षर होता है आपका क्षत्रिय वाला छ, वो किससे मिलकर बना होता है? कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये कौन से अक्षर होते हैं। आज डिस्कस करेंगे कि ये किनसे मिलकर बना होता है। तो एक चीज का खास ख्याल रखिए, 2 अक्षर से मिलकर बना होता है। एक आधा होता है, आधा का मतलब उसमें हलंत लगा होता है, और जिसमें हलंत लगा होता है, जैसे मान लीजिए ये जा है और अभी तो ये पूरा जा है, लेकिन जब इसमें हलंत लग जाता है तो ये आधा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कौन कौन से अक्षर से मिलकर बना है? तो ये आपका हो जाता है का हलंत प्लस पिछड़ी शा, यानी का हलंत प्लस पिछड़ी शा, इससे मिलकर बना होता है। कहीं कहीं पे ऑप्शन में क्या दिए होते हैं, जैसे यहाँ पर भी ये चीज भी हम क्लियर करते हुए चलते हैं। जैसे का प्लस और शा, और एक जगह दिए होंगे का हलंत प्लस पिछड़ी शा, तो आपको टिक इस पे करना है। लेकिन उस कंडीशन में आपको टिक फर्स्ट वाले पे करना है जब का प्लस पिछड़ी शा है और अक्षर दिए हुए हैं लेकिन का प्लस पिछड़ी शा नहीं दिए हुए हैं, तब आप टिक करेंगे। और आपको पता भी यहाँ पे हलंत नहीं लगा है तो ये एकदम से परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तब आप टिक करेंगे। वैसे आप का हलंत प्लस पिछड़ी शा पे टिक करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो हो जाता है त्रा। तो त्रा यानी त्रिशूल वाला त्रा, ये किन 2 अक्षरों से मिलकर बना है? तो ये आपका हो जाता है ता और हलंत प्लस रा। तो किससे? ता हलंत प्लस रा, तो ये त्रा हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए सभी जगह पे हलंत लगा है, तो जब इस तरह से आपको मिल जाए तो आप कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो ये सीरीज है इसमें 1-2 यहाँ पे मिसप्रिंट हो जाता है और कोई दिक्कत खैर नहीं होती है कि उस पे आप दोष लगाएं। तो ऐसा नहीं, आप खुद समझदार हैं, आप भी थोड़ा सा अपने आप से भी वर्क करें,
है ना, इतना सारा प्रिंट करना होता है तो उसमें एक आध क्वेश्चन, एक आध जो पाई मात्रा है वो हो जाती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमको तो समझना है ना। फिर आपका ज्ञ हो जाता है, तो ज्ञ जो ज्ञानी वाला ज्ञ है वो किससे मिलकर बना होता है? तो देखिए यहाँ पे ज्ञ में जा दिख रहा होता है। क्या दिख रहा होता है? जा दिख रहा होता है। तो जा हलंत प्लस इया हो जाता है, जा हलंत प्लस इया हो जाता है। और उसके बाद आपका जो श्रा है वो किससे बनकर मिलकर बना होता है? तो श्रा आपका हो जाता है, श्रा जो आपका मिलकर बना होता है तो शा हलंत प्लस और रा, इससे मिलकर बना होता है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी बार कहें उतना ही कम है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम कहें उससे भी कहीं अधिक। ठीक है, किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन कर लेंगे। इसके कहते हैं कि ये किससे मिलकर बना है, कितने हैं, ये सभी चीजें कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं जो आपके अंतस्थ हैं, तो वो कौन से हैं? तो अंतस्थ आपका हो जाता है या हो जाता है, रा हो जाता है, ला हो जाता है और वा हो जाता है। इस पर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो विराम चिन्ह होते हैं, कुछ विराम चिन्हों के भी बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो विराम चिन्ह आपके हो जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं, ये क्वेश्चन मतलब आना ही आना है। फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी अच्छे से पढ़ ली तो आपको तीनों सेमेस्टर में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी रहेगी, है ना। बाकी तो भाई सेमेस्टर जिस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं, सेमेस्टर भाई फर्स्ट सेमेस्टर है तो कुछ थोड़ा सा कम, फिर सेकंड है तो थोड़ा सा उससे हार्ड होता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो आपको दिक्कत कहीं पर भी नहीं होगी। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो विराम चिन्ह है वो कौन कौन से हैं, कब यूज किए जाते हैं। तो जैसे आपका विराम चिन्ह हो जाता है, ये फर्स्ट जो विराम चिन्ह है, इस तरह से एक लाइन आपने खींच दी, तो ये कब विराम चिन्ह का हम यूज करते हैं? जब हम कोई सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे राम घर गया, वो खाता है, वो जाता है, बड़ा सेंटेंस हो छोटा सेंटेंस हो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में आपको क्या करना रहेगा? जैसे हमने लिख दिया राम जाता है, तो उसके बाद हमने क्या किया? हमने पूर्ण विराम लगा दिया। ठीक है, अब ये चिन्ह हो गया। उसके बाद आपका ये चिन्ह कौन सा है? तो ये हो जाता है अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब होता है कुछ हम बोल रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा हम ठहर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, हल्की सी सांस ले रहे हैं। तो जैसे हमने कहा राम श्याम, तो ऐसा लगा हमने एक साथ में बोला है, लेकिन राम श्याम तो थोड़ा सा हम ठहरे और उसके बाद हमने कहा, तो क्या करेंगे? राम और लगाएंगे इस तरह से चिन्ह और श्याम, तो ये आपका हो गया। उसके बाद ये जो चिन्ह है वो क्या दर्शाता है? ये चिन्ह आपका ये दर्शाता है कि आपने क्वेश्चन किया है या आपसे किसी ने क्वेश्चन किया है। जैसे क्या तुमने खाना खाया, तो क्या तुमने खाना खाया, या उसने कब पुस्तक पढ़ी, क्वेश्चन हो गया ना। या कोई भी ऐसा, क्या तुम वहां जा रहे हो, तो कुछ भी आप यहाँ पे लिख दें, क्या तुम वहां जा रहे हो, तुम वहां जा रहे हो, तो उसके बाद आप क्या करोगे? आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे, यानी प्रश्न चिन्ह लगाओगे, है ना। तभी तो आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस तरह से हमने तीन जो आपके सिंबल हो जाते हैं, यानी जो आपके कहते हैं कि पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्न चिन्ह, ये हो जाते हैं। इन पे डिस्कस किया। कल की वीडियो में हम न और भी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे? सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पर्वत का समानार्थी है पादप, कूट, आगार या धन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका कूट, यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है। विरोध का विलोम है सहायता, समर्थन, अनुरोध या सहमत। तो इसमें आपका हो जाता है समर्थन, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आनंद का पर्यायवाची है, तो आनंद का पर्यायवाची स्पृहा, सहकार, प्रमोद, प्रमाद। तो आंसर हो जाता है आनंद का जो पर्यायवाची हो जाता है वो सहकार हो जाता है।
इंद्र का पर्यायवाची है महेश, पुरंदर या देवासुर या महिषुर। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आपकी जो सीरीज में है वो द ऑप्शन देखिए यहाँ पे हो जाता है, लेकिन जो आंसर आपका है वो पुरंदर हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग सही कर लीजिएगा, ये मिसप्रिंट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अपने आप से भी वर्क करना चाहिए और आप लोग भी सर्च किया कीजिए। अगर कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन लग रही है तो उसको ज़रूर देखिए। तरंग का पर्यायवाची क्या है? तो तरंग का पर्यायवाची काया है या शील है या प्रतिकृति है या उर्मी है। तो तरंग का पर्यायवाची उर्मी हो जाता है, यानी द ऑप्शन राइट हो जाता है। निम्न में से कौन एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो क्या है, जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है वो सही है, जो है वो गलत होंगे। यानी पावक है, यानी ये गलत है। विष, वानर है, ये कृषाणु है, तो ये सभी हैं, यानी ये गलत हो जाते हैं। और जो नहीं है वो सही है, यानी अनिल। और अनिल किसका है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो अनिल हो जाता है वो हवा का हो जाता है ना। और यहाँ पे अग्नि का पूछा गया है तो ये हवा का है, यानी यही आपका, यानी अनिल ऑप्शन राइट हो जाता है। निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? फिर वही इसी तरह का, यानी इसी तरह का क्वेश्चन है आपके सामने कि आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन है आकाश के, है ना, और उसके बाद जो नहीं है उस पर टिक करेंगे। तो पुष्कर, दिव्य, व्योम ये सब, लेकिन श्रांति ये नहीं है, इसलिए सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है तो इसमें देख लेते हैं महाश्वेता, वीणा पाणी, भारती, पद्मा। तो पद्मा जो है वो नहीं है, बाकी सभी हैं, तो इसलिए द ऑप्शन राइट हो जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे तो जितने क्वेश्चन है सब नहीं में हैं, यानी कि जो गलत है वही सही है और जो सही है वो गलत है ना। तो निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो ये आपका हो जाता है 68 नंबर का। तो निशाकर, प्रभाकर, दिनेश, दिनकर। तो आंसर की तरफ चलते हैं, निशाकर, ठीक है, ये आपका राइट हो जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? तो सुंदर का पर्यायवाची ललाम, चारू, मंजूषा, मंजुल। तो मंजूषा इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? तो मंजूषा, और मंजूषा का अर्थ होता है पेटी, बक्सा, संदूक, पिटारी, पिटक, ये सभी हो जाते। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाता है प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है, क्या है? देखिए आपका ये तो हो जाता है अल्प विराम, अर्ध विराम, है ना, और ये प्रश्न चिन्ह हो जाता है। तो कौन सा है? तो प्रश्न सूचक विराम चिन्ह इस तरह से होता है ना, जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसके बाद में इस तरह का चिन्ह लगाते हैं। और ये आपका, जब आप जैसे दो बातें, जैसे राम श्याम, सीता गीता, है ना, मूली गाजर, ऐसे कोई भी नाम लेते हैं तो हल्का सा ठहराव होता है, तो उसमें आप क्या करते हैं, अल्प विराम का यूज़ करते हैं। यानी इस तरह, जैसे मान लीजिए सीता गीता, सीता गीता, है ना, तो इस तरह से हल्का सा आप ठहरे, यानी चिन्ह आपने लगाया, तो ये आपका हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? जो नहीं है वही सही है, यानी अंतस्थ, सबसे पहले अंतस्थ समझ लेते हैं। या हो जाता है, रा हो जाता है, ला हो जाता है और वा हो जाता है। यानी टोटल कितने हैं? तो 4 हैं। और इसमें से देख लेते हैं, देखिए या है यहाँ पे, तो या, और ये रा है, और आपका ला है, और वा है, लेकिन यहाँ पे बा नहीं है, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं, जिसमें नहीं होता है, नहीं पे ध्यान ना देकर जो सही होता है उस पर टिक हो जाता है। तो सबसे पहले आप जो सही हैं उनको देखिए, उनको सही को काट दीजिए, और उसके बाद जो गलत है वो आपका आंसर निकल आएगा। पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है एक कहानी का, एक कविता का, एक निबंध का, एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का।
तो आंसर हो जाता है आपका एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है वाचन शिक्षण की विधि है, संप्रेषण विधि, अनुकरण विधि, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो सा ऑप्शन राइट हो जाता है, आ और बा दोनों हो जाते हैं। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है मन शक्ति का यानी मनन शक्ति का विकास, तार्किक योग्यता का विकास, आ और बा दोनों इनमें से कोई नहीं, तो आ और बा दोनों हो जाते हैं, यानी कि जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि हैं बोलने का कौशल, लिखने का कौशल, पढ़ने का कौशल, उपरोक्त सभी। तो जो लेखन शिक्षण की विधि है, लिखने की बात हो रही है, तो भाई लिखने का कौशल हुआ है ना, तो इस तरह से आपको हो गया। और है आपका हरस स्वर कौन सा नहीं है, तो पहले हरस स्वर कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो छोटा, छोटी, छोटो यानी ये सभी हैं, यानी इनको कट कर दिया, बचा क्या बड़ा यानी दीर्घ स्वर, तो इसलिए आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। देखिए कितना आसान रहा ये। इस तरह से नहीं वाले आप लोग सॉल्व किया कीजिए। द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दांत, पक्षी, इनमें से सभी। तो द्विज शब्द का जो अर्थ हो जाता है वो आपका हो जाता है, यहाँ पे देखिए ब्राह्मण, दांत, पक्षी, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाता है। और द्विज शब्द का प्रयोग पक्षी, ब्राह्मण के लिए होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पक्षी एक बार अंडे के रूप में जन्म लेता है और फिर क्या होता है दूसरी बार पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इसी तरह जो ब्राह्मण होता है, तो ब्राह्मण जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक बार माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, और क्या होता है कि जो ब्राह्मण एक बार माता के गर्भ से शिशु के रूप में जन्म लेते हैं और दूसरी बार उपनयन संस्कार होने पर ब्राह्मण के रूप में जन्म लेते हैं। तो इस तरह से इसमें आपका सभी हो जाते हैं। और लिपि विकास का प्रथम सोपान है चित्र लिपि, वर्ण लिपि, अक्षर लिपि, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका देखिए क्या कह रहे हैं, लिपि विकास का प्रथम सोपान है। प्रथम सोपान क्या है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, द ऑप्शन है जो आपका गलत हो जाता है, चित्र लिपि है। ठीक है, जब आप बच्चे को सिखाते हैं लिपि का विकास प्रथम सोपान क्या है, तो बच्चा कुछ ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें ऐसे करके कुछ भी बनाता है, तो ये किस में आता है, चित्र में ही तो आता है, तो चित्र लिपि हो जाती है। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं मौन वाचन, सस्वर वाचन, लेखन शिक्षण, उपयुक्त सभी। तो इसमें लेखन शिक्षण हो जाता है। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है घन, आगार, कूट, पादप। तो ये क्या हो जाता है, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द कूट हो जाता है। उसके बाद है विरोध शब्द का विलोम, तो सहमत, सहायता, समर्थन, अनुरोध। तो इसमें आपका समर्थन हो जाता है। देखिए बा पे टिक किया गया है लेकिन बा गलत है आपका। इसमें आपका विरोध का क्या होता है, तो समर्थन होता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अहि शब्द का अर्थ है, अहि शब्द का अर्थ क्या है, सर्प, शार्दूल, नृप, भौरा। तो सर्प हो जाता है। और स्थावर का विलोम शब्द है, तो सचल, चेतन, चंचल, जंगम। तो जंगम हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कीजिएगा, क्योंकि ये रोज़ रोज़ कहते तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लाइक तो क्या कीजिए, और जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन कैसे पहुँचेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाता है देवनागरी लिपि की विशेषताओं से संबंधित नहीं है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। भाई देवनागरी लिपि की तो यही खूबी होती है और सबसे सुंदर लिपि मानी जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भ्रम नहीं होता है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, जो सही है उस पर टिक करते चले जाएंगे। एक वर्ड में दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं होता, बिल्कुल भ्रम नहीं होता। अगर हमने छोटा आ बोला तो आपको छोटा आ ही लिखना है, बड़ी सुंदर ही लिखावट में, है ना। ऐसा नहीं हमने बोला कुछ और है, आपको लिखना किसी और ढंग से है। फिर है शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शिरोरेखा मस्ट होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेल की पटरी, है ना। बच्चों को जब सिखाते हैं तो क्या कहते हैं,
रेल की पटरी, तो वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है और ऐसा नहीं है कि कभी भी प्रयोग कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं, मस्ट है, प्रयोग करना मस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका देखिए ऑप्शन मिल गया। अभी जो नेक्स्ट है वो भी हम देख लेते हैं। फिर इसमें देखिए यहाँ पे हो जाता है शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी आपको देखिए 2 ऑप्शन तो राइट मिले और एक रॉन्ग मिला, और जो रॉन्ग मिला वही राइट होगा, है ना। तो आपका यही सही हो जाएगा। और ये जो दा ऑप्शन है ये भी देख लेते हैं। एक वर्ण संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी सा ऑप्शन आपका जो गलत है यही आपका सही हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई व्यंजन, शब्द, स्वर, वर्ण, तो वर्ण हो जाता है। और वर्णमाला का आशय क्या है? शब्द के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से, शब्द रचना से, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह से हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है, तो इसमें 55 है, 52 है, 50 है या 48 है, तो आपके 52 हो जाते हैं। और आपको पता है कि आपके स्वर इसमें कितने होते हैं, तो 11, व्यंजन कितने होते हैं 33, अगर ऊष्म व्यंजनों की बात कर ली जाए तो 4, अंतस्थ व्यंजनों की बात कर ली जाए तो 4 होते हैं, है ना। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अयोग वह है विसर्ग, अल्प प्राण, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, तो इसमें आपका हो जाता है विसर्ग हो जाता है, यानी आ ऑप्शन। यहाँ पे देखिए कट का निशान लग गया, ये ओके का है, ठीक है ना। और रा तथा ड़ा वर्ण है उच्छिप्त, अंतस्थ, संयुक्त, ऊष्म। अब आपको पता है कि ये उच्छिप्त हैं। अगर अंतस्थ की बात करें तो या रा ला वा हो जाता है, या रा ला और वा हो जाता है। संयुक्त छत्रंगिया और श्रा हो जाता है। ऊष्म शा, सा और हा हो जाता है। उसके बाद है शा का उच्चारण स्थल। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अभी पिछली बार अभी जब एग्जाम हुआ तब भी इसमें पूछा गया, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, उसको ऊष्म मानकर पूछा क्या गया कि शा का उच्चारण स्थल क्या है। और लोगों ने लिखा क्या, कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि ये ऊष्म है, यहाँ पे तो उच्चारण स्थल पूछा जा रहा है। तो जब उच्चारण है तो ओष्ठ है, कंठ है, तालव्य है, दंत है, तो आपको क्या लिखना रहेगा, तालु लिखना रहेगा। और जब ये पूछे ये कि ये देखिए जैसे ऊष्म है तो कौन कौन से हैं, तो आपको लिखना है। लेकिन जब उच्चारण स्थल पूछा जा रहा है, जो चीज पूछी जा रही है आपको वो बताना है, वरना आपका तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। और कुछ लोगों ने यही किया। उसके बाद है आनंद का विलोम है विश्व, विषाद, अवनी, अर्पण, तो इसमें आंसर आपका जो हो जाता है वो देख लेते हैं क्या है। आनंद का विलोम हो जाता है, क्या हो जाता है, तो विषाद हो जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखिए श्रृंगार, यानी देखिए श्रृंग और गार, ये हो जाता है, क्या ये सही है। और इसमें देखिए इस तरह से लिखा है श्रृंगार, क्या ये सही है। और यहाँ पे देखिए 3rd नंबर पे लिखा है श्रृंगार, आपका यही सही है, श्रृंगार, सा ऑप्शन। और ये श्रृंगार तो ये बिल्कुल भी नहीं, ये तो आप तो देखी के इसको आपने कट कर दिया होगा कि ये तो नहीं है, क्योंकि बड़ा शा से लिखा ये आपका जो ये श्रृंगार है तो ये यहाँ पे छोटा सा से तो लिखा ही नहीं जाता है ना। तो इस तरह से आपका एक पे तो आपने कट ही पहले ही कर दिया और इसके बाद इसमें आपने छांट कर लिख दिया, जो आपका सा ऑप्शन है वो राइट है। द्विज शब्द का अर्थ देखिए दोबारा रिपीट हुआ है, इसको देख लेते हैं। द्विज शब्द का अर्थ दांत, पक्षी, ब्राह्मण क्या है, तो इनमें से सभी हैं। और द्विज का अर्थ मतलब क्या होता है, तो इसमें द्विज का मतलब होता है 2 बार, क्योंकि पक्षी एक बार क्या होती है अंडे के रूप में जन्म लेती है और दूसरी बार क्या होता है पक्षी के रूप में जन्म लेती है। उसी प्रकार ब्राह्मण एक बार माता के गर्भ से शिशु के रूप में जन्म लेता है और दूसरी बार उपनयन संस्कार होने पर ब्राह्मण के रूप में, है ना। और एक बार क्या होता है दांत देखिए पहले दूध वाले दांत निकलते हैं और उसके बाद क्या होता है जो दांत एक वयस्क अवस्था में निकलते हैं। तो इस तरह से ये सभी हो जाते हैं, यानी इनमें से सभी। नूतन का विलोम शब्द है, तो नूतन का पुराना, नवीन, पुरातन, तो पुरातन हो जाता है या वर्ण है उच्छिप्त, अंतस्थ, संयुक्त, ऊष्म, तो अंतस्थ हो जाते हैं
या, और इसमें क्या है, या, रा, ला, वा, और आपका संयुक्त छत्रंग या श्रा, और ऊष्म सा, सा, सा और हा। जितनी बार देखिए इस तरह का क्वेश्चन आया हमने आपको ज़रूर बताया, क्योंकि बार बार हम रिपीट कर देते हैं जिसमें आपके माइंड में चीज़ें छप जाएं और आप कभी भूलें ही ना, है ना। उसके बाद हो जाता है भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य सुंदर लेख, शीघ्र लेखन, देख कर लिखना और सुलेख शब्द लिखना। तो सुंदर लेखन यानी सु प्लस लेख, सु प्लस लेख यानी सुंदर लेख होता है। क्या होता है? सुंदर लेख होता है। इस तरह से सुंदर लेखन, यहाँ पे ऑप्शन टिक करेंगे आप। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाता है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो जा प्लस या, जा हलंत प्लस या, जा प्लस या जा प्लस अधना और या। तो इसमें ऑप्शन राइट माना गया है, मिस प्रिंट की वजह से ऐसा होता है। अब आप कहेंगे कि मैम आ में और बा में कोई फर्क नहीं है। भाई फर्क है। हलंत देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में हलंत नहीं लगा हुआ है और सेकेंड ऑप्शन में हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब होता है जो भी अक्षर है वो आधा है, और जब हलंत नहीं लगा है वो चीज़ पूरी है। तो भाई 50-50 बट गया, तो हम कैसे उसको, जब वो पूरा 100 है और हमें नीड 50 की है, तो हम 100 को कैसे मतलब श्योर मान सकते हैं, कैसे सही मान सकते हैं? तो जब भी इस तरह की कंफ्यूजन हो तो जहाँ पे हलंत लगाओ उस पे आप टिक करेंगे। और कभी कभी ऐसे भी दे दिया जाता है जैसे ऑप्शन में और कुछ और लिखा हुआ है और एक ही ऑप्शन ऐसा है जा और प्लस या, अब और कोई है ही नहीं, तो तब आप इस कंडीशन में इस पे टिक करेंगे क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है और सिर्फ इसमें हलंत नहीं लगा। तब आप ये मान के चलेंगे, माइंड में चीज़ सेट कर लीजिए। और अगर इस तरह से है कि सब में जाया 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 दिया हुआ है और एक में हलंत लगा है, तब आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी और हम क्या कहना चाहते हैं आप वो भी समझ रहे होंगे। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो अति उत्तम, अभ्युदय, अत्यधिक, अन्वय। तो इसमें जो शुद्ध है उसको हमें छांटना है। तो कौन सा? अति उत्तम तो आपका इसी तरह से लिखा जाता है, अभ्युदय भी इसी तरह से लिखा जाता है, अत्यधिक क्या इस तरह से लिखा जाता है, जबकि अत्यधिक कैसे लिखा जाता है? अत्यधिक, अत्यधिक इस तरह से लिखा जाता है। अब आप कहेंगे कि मैम एक ही जैसा तो है। आप देख लीजिए, या में आ की मात्रा नहीं लगानी है, लेकिन इसमें आपकी या में आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसलिए आपका गलत हो जाता है। और जो गलत है यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब है कि जो गलत है उस वही सही माना जाएगा। तो अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है तो ये सब सही हो जाते हैं, इसलिए ये सब गलत हो जाते हैं और जो गलत है वो आपका सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होता है नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाती है और आप क्लासेस ज्वाइन कर पाते हैं। थैंक यू।